आज हम बात करेंगे शेड्यूल एम, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मेडिसिन फैक्ट्री में या मेडिसिनल प्लांट में जहाँ पे मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या स्पेस होना चाहिए, कितना उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कितने उसमें पर्सनल काम करने वाले होने चाहिए और कितनी उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बन सके। तो उसके लिए जो है हम इसमें पढ़ते हैं GMP में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ हम देख भी सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ड्रग फॉर्मुलेशन it is necessary on the part of the manufacturer to follow well established and ethical approach involving different operation of manufacturers। तो क्या है इसमें कि अच्छी क्वालिटी के फॉर्मुलेशन को करने के लिए, अच्छी मेडिसिन बनाने के लिए ये जो है ज़रूरी है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो एक एथिकल अप्रोच इसमें यूज़ करेगा जिससे कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन का फॉर्मुलेशन हो सके, जिससे हमें एक अच्छी, सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिल सकें। तो यहाँ हम GMP में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखें कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अंडर शेड्यूल M वर मेड मैंडेटरी कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। और इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट ने इस जो शेड्यूल M है, शेड्यूल M के अंदर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं, GMP आती हैं, उन GMP को एक ज़रूरी कर दिया है, एक मैंडेटरी कंडीशंस बना दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए GMP मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। आगे हम देखें, द क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड फॉर्मुलेशन इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर जो है, और जो ड्रग की क्वालिटी है उसकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर की है। और इसलिए हम इसको शेड्यूल M को हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली शेड्यूल M को हम देखें कि दो पार्ट्स में इसको पढ़ा जाता है। शेड्यूल M के दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ आप देखें कि पार्ट 1 का मतलब है कि इट डील्स विद GMP रिलेटिंग टू फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड मटीरियल्स, क्या है फर्स्ट में। और दूसरा क्या है, पार्ट 2 डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसमें पार्ट 1 में जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है और जो मटेरियल्स हैं उसकी में जो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में है। और दूसरे पार्ट 2 है वो प्लांट और इक्विपमेंट। जो प्लांट जो है, जो एरिया है प्लांट का वो, और जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और दूसरा उसमें इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्या हैं, वो सब के बारे में हम जो है पार्ट 2 में पढ़ा जाता है। तो ये दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की हम बात करेंगे तो हम देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड मटेरियल। तो उसमें सबसे पहले जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि गुड लोकेशन। एक तो सबसे पहले जो फैक्ट्री है उसकी अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल जो है डस्ट फ्री इन्वायरमेंट वगैरह इसमें और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन ड्यू टू सीवेज, ड्रेन, फ्यूम्स, डस्ट, स्मोक एट्सेट्रा। अच्छी लोकेशन हो और किसी भी तरह का जो प्रदूषण से वो मुक्त हो, कोई कंटामिनेशन जैसे सीवेज, ड्रेन और फ्यूम्स, डस्ट और स्मोक, धुआं वगैरह से, इस सब से जो है वो फ्री हो। दूसरा, हाइजेनिक कंडीशंस होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, और जो है कोई कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह इसमें की एंट्री ना हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, इंटीरियर सरफेस ऑफ प्रीमाइसेस शुड बी स्मूथ, एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। और जो है जो इंटीरियर जो सरफेस है इन फैक्ट्री का वो स्मूथ होना चाहिए, इसमें एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटिंग्स वगैरह ढंग से हों, और वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हवादार कमरे हों। और दूसरा इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, AC वगैरह लगे हों उसमें, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज होना चाहिए। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रॉपर होनी चाहिए, सैनिटरी फिटिंग्स इन द प्रीमाइसेस, सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, पोल्यूशन कंट्रोल एंड डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये सब की सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ढंग से की फिटिंग हो। दूसरा इसमें जो है जो
प्रॉपर सैनिटरी वाटर की जो है फिटिंग होनी चाहिए, प्योर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, और एक इंडस्ट्री की जो रेगुलर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन होना चाहिए जो फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो है पोल्यूशन कंट्रोल, और जो है डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट, और पॉल्यूटेंट्स है जो भी हैं उनको डिस्पोज करने का फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हीं के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे कि वेयर हाउसिंग एरिया जहाँ पे आप स्टोरेज करेंगे, जहाँ पे स्टोर होता है मटेरियल्स का, तो उसमें क्या होगा कि एडुकेट एरिया फॉर ऑर्डरली वेयर हाउसिंग ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ मटेरियल, जो इंश्योर गुड स्टोरेज कंडीशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन। यहाँ जो आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ होंगे मेडिसिन के बनाने में, तो उन मेडिसिन को बनाने के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, वो उन मटेरियल्स का बिल्कुल ऑर्डरली एक प्रॉपर तरीके से एक स्टोरेज होना चाहिए, जिससे कि उसको जो है निकालने में भी आसानी हो, और प्रॉपर तरीके से इसमें स्टोर होना चाहिए, और इसमें अच्छी स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरा जो है वेदर, कुछ ऐसी स्टोरेज कंडीशन ऐसी हो जिससे कि जो मौसम का या वेदर की कंडीशंस का कोई इस पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। देन इसमें देखें सेपरेट सैम्पलिंग एरिया होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ रिजेक्टेड, रिकॉल्ड और रिटर्न मटेरियल, सेफ एंड सिक्योर एरियाज ऑफ NDPS, NDPS जो है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसको कहते हैं NDPS, और हैजार्डस सब्सटेंसेस, अ सेफ स्टोरेज ऑफ प्रिंटेड एंड पैकेजिंग मटेरियल। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सैम्पलिंग एरिया अलग होना चाहिए, सेग्रीगेशन, जो जितना भी रिजेक्टेड मटेरियल है या रिकॉल या रिटर्न मटेरियल है उनको अलग से रखा जाएगा उसमें स्टोर में, वेयर हाउस में, और जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनका जो है सेफ़ और सिक्योर एरिया होना चाहिए उसके लिए। तो जो हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं जो हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं जिनसे नुकसान हो सकता है, उनको स्टोर करने का अलग एरिया होना चाहिए, और जो प्रिंटेड मटेरियल है या पैकेजिंग मटेरियल है उनको स्टोर करने का अलग एरिया होना चाहिए। तो ये सारा का सारा स्टोर कंडीशंस हैं, और ये स्टोर जो वेयर हाउस जो एरिया है उसका एरिया उसमें देखा जाएगा। यहाँ आगे देखें इसमें कि रेगुलर चेक्स फॉर रोडेंट कंट्रोल, मैं जितनी ये बिल्कुल जनरल सी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको स्टोरेज में क्या क्या होना चाहिए, इसको आप आराम से एक बार पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं। देन स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है एक जो सेपरेट एरिया होना चाहिए, वो भी एयर लॉक्स उसमें होने चाहिए, जिससे कि इसमें कंटामिनेशन ना हो किसी तरह का, और जो एयर सप्लाई है वो हेपा फिल्टर से होनी चाहिए, और रूटीन माइक्रोबियल काउंट इस एरिया का होना चाहिए, और लेमिनार फ्लो कैबिनेट अवेलेबिलिटी, और उसमें लेमिनार फ्लोज भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसमें होने चाहिए। ये स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए है। देन वर्किंग स्पेस में हम देखें कि एडुकेट स्पेस फॉर ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल जो है, और जो भी इक्विपमेंट्स और मटेरियल हैं सबसे पहले उनका ऑर्डरली प्लेसमेंट होना चाहिए, बहुत तरीके से उनको रखा होना चाहिए जिससे कि वर्क करने में आसानी हो, काम करने में आसानी हो। और ऐसे ही जो रॉ मटेरियल है, जो सेपरेट स्टोरेज एरिया होना चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, अंडर टेस्ट, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। जो रॉ मटेरियल हैं जो अंडर टेस्ट हैं या अप्रूव्ड हैं या रिजेक्टेड हैं, उन तीनों के लिए अलग अलग एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें कि हेल्थ, क्लोथिंग एंड सैनिटेशन ऑफ वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वर्कर्स हैं उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, और उसका जो क्लोथिंग साफ़ सुथरे कपड़े हों, एप्रन हो और कैप हो, ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और सैनिटेशन ऑफ वर्कर्स, और बिल्कुल साफ़ सफाई का बहुत ध्यान इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो वर्कर शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेगियस डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी ना हो उसको वर्कर्स को, और जो रेगुलर चेक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और प्रॉपर फैसिलिटी एट ए डिस्टेंस पर्सनल कपबोर्ड्स, और चेंज रूम फॉर वर्कर्स के लिए चेंज रूम भी होने चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ में होनी चाहिए, हेल्थ, क्लोथिंग एंड सैनिटेशन ऑफ वर्कर्स। यहाँ हम देखें मेडिकल सर्विसेज, तो मेडिकल सर्विस में सबसे पहले फर्स्ट एड फैसिलिटी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स एंड ऑल अदर स्टाफ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, पीरियोडिक मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स वंस इन ए ईयर, ये सारी फैसिलिटीज़ में होनी चाहिए। रेगुलर चेकअप होना चाहिए मेडिकली, और फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए। और जब रिक्रूटमेंट होता है, जब ज्वाइनिंग होती है, जब किसी को रखा जाता है हेल्थ वर्कर को, तो उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी उससे वो लेना चाहिए। देन हम देखेंगे सैनिटेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस, और प्रॉपर डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग
प्रोमाइसिस का मैंने पहले बताया आपको कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो है प्रॉपर तरीके से उसमें झाड़ू पोछा वगैरह, डिसइंफेक्शन, उसकी क्लीनिंग, साफ़ सफाई होती रेगुलर बेस पे होनी चाहिए, और कोई स्टेगनेंट वाटर, कोई रुका हुआ पानी उसके अंदर ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर पानी रुका हुआ होगा तो उसमें गंदगी या कंटेमिनेशन होता ही है। नेक्स्ट हम देखें इक्विपमेंट्स में कि प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हों, और अच्छी क्वालिटी के जो है इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, और रिटन इंस्ट्रक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स बी प्रोवाइडेड एंड एक्यूरेसी प्रेसिजन शुड बी मेंटेन्ड। और जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए, इसको कैसे किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, उस तरीके से पूरा उसकी रिटन इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इसके ऊपर। और प्रेसिजन, एक्यूरेसी और प्रेसिजन का खास ख्याल इसमें रखा जाएगा और मेंटेन होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट इसमें रॉ मटेरियल में का भी क्या है, सबसे पहले कि रॉ मटेरियल क्या है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल नेमिंग लेबलिंग हो। ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल को निकाल कर रख दिया, क्योंकि बाद में अगर नेमिंग लेबलिंग नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा रॉ मटेरियल है, और उसमें जो है मिक्सिंग या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, एनालाइज्ड होना चाहिए, और कंटेनर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंस्पेक्टेड फॉर एनी डैमेज, स्टोर्ड एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेबल्ड प्रॉपरली। मैंने बताया आपको कि जो कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स जो है रेगुलरली इसका इंस्पेक्शन उनको चेक करना चाहिए, और कोई डैमेज तो नहीं है उसमें, और जो स्टोरेज कंडीशन है वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि कुछ मेडिसिन को एक सर्टेन टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्टोर कंडीशंस की उसको बिल्कुल चेक होना चाहिए, और उन जो भी रॉ मटेरियल है उनको प्रॉपरली लेबल होना चाहिए, प्रॉपर उन पर नाम वगैरह, उसके ऊपर सब कुछ नाम, बैच नंबर, डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ में लिखा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो पाए। यहाँ इसके बाद हम देखें कि पर्सनल के बारे में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर जो भी है, मैन्युफैक्चर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी मेडिसिन की वो एक कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ के सुपरविज़न में होगी, तो इसलिए जो है कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। एक सेपरेट हेड होना चाहिए क्यूसी लेबोरेटरी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के लिए एक हेड होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होगा, और क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशंस, जो इस क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, इन सब के लिए जो है एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। और दूसरी क्या है कि जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GLP एंड प्रॉपर ट्रेनिंग टू टेक्निकल स्टाफ मेंबर, जो लेबोरेटरी कंडीशंस हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग काम होगा। और दूसरा क्या है, जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन एक चीज़ है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स, तो आपको पता है कि जो भी मेडिसिन बनती हैं उनके लिए सबसे पहले एक मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड बनाया जाता है, और जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड सभी मेडिसिन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में उनका होना चाहिए। तो यहाँ लाइसेंसी शुड मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर फॉर ईच प्रोडक्ट एंड बैच साइज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि जो बैच साइज़ बनेगा, जो भी मान लिया कि 1 लाख टैबलेट्स का बैच आपको बनना है, तो उसके हिसाब से एक मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होगा, और उसी के हिसाब से जो है जितने भी बैचेस बनेंगे, जितना भी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, तो उसी के हिसाब से जो एक मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स में इंडस्ट्री में होने चाहिए। और यहाँ पे हम देखें कि जो है इट आल्सो इंक्लूड्स पेटेंट एंड और प्रॉपर्टी स्टेटस, नेम ऑफ फॉर्मुलेशन along with generic name if any, name, quantity and reference number of starting material, strength, dosage form, description, identification, composition, और इसमें स्टेप वाइज प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, इन प्रोसेस कंट्रोल, रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज कंडीशन, पैकेजिंग डिटेल्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड में होगी। और मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड MFR के अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्शन होता है। यहाँ आगे हम देखें कि बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड, यहाँ एक नई टर्म है जो है इसमें बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा कि पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस पूरी इसमें होंगी, और पैकेजिंग इक्विपमेंट जो है वो क्लीन होने चाहिए, और प्लान्ड पैकेजिंग ऑपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पैकेजिंग रिकॉर्ड्स।
यहाँ बिल्कुल जो पैकेजिंग रिकॉर्ड्स उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पता लगा कि कोई मेडिसिन कुछ और बन रही है और पैकेजिंग गलती से कुछ और उस पर हो गई, तो ये सही है। इन सब से बचने के लिए पूरा रिकॉर्डिंग उसमें करनी होती है, पूरा मेंटेनेंस का मेंटेन करना इसका होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स BPR, ये हमारा हो चुका है, सेम इसमें कंडीशन रहेगी। तो BPR ऑफ ईच प्रोडक्ट जो है क्लीन इक्विपमेंट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ बैच बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, डेट्स एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस, इनिशियल ऑपरेटर। इसमें क्या है कि जो भी BPR रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी मेडिसिन बन रही है उनका जो है पूरा बिल्कुल इक्विपमेंट्स हों, क्लीन इक्विपमेंट्स हों, और ना उसको प्रोडक्ट का नाम, नंबर, बैच, जो भी बैच नंबर उसका, और डेट्स, टाइम, और जो भी जो है कौन कौन सी जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उसमें पूरा लीव फॉर्मेट्स भरे जाते हैं सारे उसमें, और जो ऑपरेटर को जो काम कर रहा है प्रोडक्शन में उनके साइन होने चाहिए उस पर, उसके सिग्नेचर होना चाहिए रजिस्टर पे, और बैच नंबर, एनालिटिकल कंट्रोल नंबर, इन प्रोसेस कंट्रोल रिकॉर्ड्स, अमाउंट प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड में होंगी। नेक्स्ट हम देखें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs एंड रिकॉर्ड्स। तो जितनी भी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी सबकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए, हमें किसको कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो SOP एंड रिकॉर्ड्स फॉर रिसिप्ट्स ऑफ ईच डिलीवरी ऑफ रॉ एंड प्राइमरी एंड प्रिंटेड पैकेजिंग मटीरियल, सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, इंटरनल लेबलिंग और स्टोरेज, बैच नंबरिंग, टेस्टिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ एनालिसिस, मेंटेनेंस, क्लीनिंग और सैनिटेशन, पर्सनल पेस्ट कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपके इस जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में होनी चाहिए, और इनका भी पूरा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है और उनको और जो कंट्रोल्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि बार बार वही चीज़ें आप इसमें आती हैं। तो उसमें क्या है कि कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ, सुपरविजन फॉर वेइंग, मीजरिंग एंड अदर ऑपरेशंस, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम ई कोलाई, साल्मोनेला माइक्रोब्स, लेबल्ड विद नेम, बैच नंबर एंड अदर डिटेल्स, क्रॉस कंटामिनेशन अवॉइडेड। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में क्या है कि सबसे पहले तो टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए बिल्कुल जो कंपिटेंट, जिसको जो एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो, और वो उसके जो वेइंग के लिए जो हम मटेरियल रॉ मटेरियल तोलते हैं, तोलने के लिए, वे करने के लिए, और उसको मीज़र करने के लिए, और जो अदर ऑपरेशन हैं उसके लिए एक टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उन जो है जो नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं वो ई कोलाई या साल्मोनेला वगैरह जो माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे फ्री होने चाहिए। तो ये आगे देखें इसमें हम। देन प्रोडक्ट कंटेनर्स, मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट कंटेनर्स हैं वो भी फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और क्लीनिंग प्रोसीजर्स, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स शुड बी प्रॉपरली फॉलोड। और जितने भी कंटेनर्स हम यूज़ करेंगे उन कंटेनर्स में क्लीनिंग और उसका जो स्टरलाइजेशन वगैरह है उसका प्रॉपरली उसको फॉलो किया जाएगा। देन इसके बाद में लेबल्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स, जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स है या लेबल्स हैं उनको बिल्कुल प्रॉपरली स्टोर किया करना होता है, और उनको बिल्कुल सेपरेटली इसको स्टोर करना होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स है वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, और जो कंप्लेंट्स अगर कोई हैं तो उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, और एडवर्स रिएक्शन एंड अदर रिएक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स आर आल्सो मेंटेन्ड। अगर किसी कंज्यूमर्स की जो है एडवर्स रिएक्शन है तो वो भी उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स में होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2। तो हमारा पार्ट 1 हुआ ये, और जो है दूसरा पार्ट 2 है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट की हम बात करेंगे तो पार्ट 2 में कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल एम का जो पार्ट 2 है GMP का, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, तो ये जो है इसमें क्या है हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए या क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ हम देखें कि सबसे पहले इसमें देखें कि एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए क्या है। एक्सटर्नल प्रिपरेशंस क्या होती हैं? एक्सटर्नल प्रिपरेशन से वो होती हैं जो हम ऑरली हम उसको या किससे नहीं लेते हैं, हम केवल बाहर हम उसको ही इसको अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल सर्फेसिस पर, जैसे कि ऑइंटमेंट है, इमल्शन, लोशन, सॉल्यूशन, पेस्ट, क्रीम्स,
डस्टिंग पाउडर्स, ये सब इसमें एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में आएगा। तो यहाँ दो चीज़ें हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें जो हो ये पार्ट 2 है, ये बताता है कि प्लांट और इक्विपमेंट। अब प्लांट जो है, क्योंकि अब जो पूरा बिल्डिंग है वो कौन सा एरिया, कितना एरिया किस ऑपरेशन के लिए या किस डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है, वो सब इसमें आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस हैं, तो उसके लिए मिनिमम एरिया कितना चाहिए और कितना एंसिलरी एरिया चाहिए और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इक्विपमेंट्स की। जैसे यहाँ देखें तो मिनिमम एरिया इसमें 30 स्क्वायर मीटर फॉर बेसिक इंस्टॉलेशन। तो बेसिक इंस्टॉलेशन पे ना मेन बेसिक जो एरिया जो है वो 30 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, और 10 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो एंसिलरी एरिया होगा, जहाँ पे वो एक अदर देन बेसिक जहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह जहाँ रखे होंगे उसके अलग, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए भी जो जगह चाहिए उसका भी एक अलग से एरिया होगा। तो 10 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो एंसिलरी एरिया होगा, जो फैक्ट्री के अंदर तो होगा लेकिन वो किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें देन रिक्वायरमेंट में क्या है कि एक्सटर्नल प्रिपरेशन की बात करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट वगैरह, ऑइंटमेंट हैं इसमें, और लॉशंस हैं, इमल्शंस हैं, सोल्यूशन पेस्ट वगैरह हैं, क्रीम्स हैं, तो इन डस्टिंग पाउडर्स हैं। तो इनके लिए जो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, इक्विपमेंट्स की, तो वो जो है स्टोरेज टैंक्स इसमें होने चाहिए, मिक्सिंग एंड स्टोरेज टैंक्स, जैकेटेड केटल्स, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स, प्लेनेटरी मिक्सर्स, कॉलॉइड मिल, और लिक्विड एंड ट्यूब फिलिंग इक्विपमेंट्स। ये सारी मशीन, क्योंकि अब जो ट्यूब बनेगी, जो क्रीम बनेगी तो ट्यूब में भरी जाएंगी, तो ट्यूब को फिल करने के लिए भी जो है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ऐसे ही हम देखें ऑरल लिक्विड प्रिपरेशंस। ऑरल लिक्विड प्रिपरेशंस में सिरप, एलिक्सर्स, इमल्शंस एंड सस्पेंशन आएंगे। तो मिनिमम एरिया यहाँ भी देखें 30 स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर मीटर। और रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे कि इसमें एसएस मिक्सिंग टैंक्स एंड स्टोरेज टैंक्स, जो क्योंकि आप जो लिक्विड ऑरल्स होंगे तो उनको टैंक स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक उसमें स्टील के होते हैं, तो मिक्सिंग और स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए। जैकेटेड केटल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इलेक्ट्रिकल स्टीरर होने चाहिए, उसको मिक्स करने के लिए, स्टीर करने के लिए इलेक्ट्रिकल कोलॉइडल मिल, और इमल्शिफायर, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स, बॉटल फिलिंग मशीन, कैप सीलिंग मशीन, सॉरी बॉटल फिलिंग मशीन, और कैप सीलिंग मशीन। बॉटल के ऊपर जो कैप होगा, जो ढक्कन होगा, उसको सील करने के लिए मशीन होनी चाहिए। डी आयोनाइज़र और वाटर डिस्टिलेशन यूनिट, क्लैरिटी टेस्टिंग यूनिट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें होंगी जो सिरप वगैरह के लिए और जो लिक्विड ओरल्स के लिए। देन टैबलेट्स को हम देखें, इसमें डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। जहाँ टैबलेट का प्रोडक्शन होगा उसको 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है। नंबर 1 इज़ मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग सेक्शन। सबसे पहले मिक्सिंग पे होगी जो रॉ मटेरियल उनकी, फिर ग्रेनुलेशन और ड्राइंग सेक्शन। आपको पता ही है जो टैबलेट्स हम बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले मिक्स करके उसको ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं, उसको फिर को ट्रे ड्रायर्स वगैरह में या उसको ड्राई करना होता है ग्रेन्यूल्स को। ग्रेन्यूल्स के बाद में वो जब ग्रेन्यूल्स सूख जाते हैं उसको फिर कंप्रेशन में ले जाया जाता है। कंप्रेशन मशीन वगैरह होती है, तो उसमें जो हॉपर्स में इसको ग्रेन्यूल्स को डालते हैं और जिससे कंप्रेशन होकर टैबलेट्स बनती हैं। और जब टैबलेट्स बनने के बाद में, कंप्रेशन होने के बाद में जब उसको पैकेजिंग होगी तो वहाँ एक पैकेजिंग सेक्शन होना चाहिए। और लास्ट में एक पैकेजिंग से पहले बल्कि जो है ये एक कोटिंग सेक्शन होता है। इसमें अगर किसी को जो कोई मेडिसिन हैं जो जिनकी कोटिंग होनी है उनको कोटिंग करने के लिए अलग सेक्शन होता है। तो टैबलेट्स का जो डिपार्टमेंट है उनको 4 भागों में बांटा गया है। मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग सेक्शन, दूसरा टैबलेट कंप्रेशन सेक्शन, तीसरा पैकेजिंग सेक्शन, स्ट्रिप और ब्लिस्टर्स पैकेजिंग, और चौथा इसमें है कोटिंग सेक्शन। तो यहाँ पे हम देखें कि मिनिमम एरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो मिनिमम एरिया क्या है टैबलेट सेक्शन में, क्योंकि डिपार्टमेंट ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए होना चाहिए। और जबकि एंसिलरी एरिया जो होगा वो 20 स्क्वायर मीटर होगा फॉर अनकोटेड टैबलेट्स। और कोटेड टैबलेट्स के लिए एडिशनल एरिया 30 स्क्वायर मीटर का और चाहिए इसमें फॉर कोटिंग सेक्शन, और 10 स्क्वायर मीटर फॉर एंसिलरी एरिया। तो ये सारा जो है एरिया इसमें चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या होगी टैबलेट्स के लिए, आपको पता ही है कि डिसइंटीग्रेटर, सिफ्टर, पाउडर मिक्सर और रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर, हॉट एयर ओवन, वेइंग मशीन, कंप्रेशन मशीन, सिंगल एंड मल्टी पंच रोटेटरी मशीन्स चाहिए होती है कंप्रेशन के लिए, और पंचेस एंड डाइज, स्टोरेज कैबिनेट्स, टेबल डी डस्टर, टेबल इंस्पेक्शन यूनिट, बेल्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस, सिंगल पेन बैलेंस, हार्डनेस टेस्टर,
फ्राइबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus, स्ट्रिप और ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन, लीक टेस्ट apparatus, टैबलेट काउंटर और एसएस कोटिंग पेन, पॉलिशिंग पेन, वेइंग बैलेंस, एग्जॉस्ट सिस्टम एंड वैक्यूम डस्ट कलेक्टर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होने चाहिए, ये इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होंगे। तो ये एरिया की बात हुई और रिक्वायरमेंट की बात हुई टैबलेट सेक्शन के लिए। हम आगे बात करते हैं पाउडर्स का। भाई इसमें एरिया और रिक्वायरमेंट, वो 30 स्क्वायर मीटर और एरिया चाहिए इसमें, और एडिशनल रूम चाहिए एक्चुअल ब्लेंडिंग के लिए। और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे डिसइंटीग्रेटर, इलेक्ट्रिक मिक्सर, शिफ्टर, एसएस वेसल, स्कूप्स वगैरह ये सब इसमें चाहिए। ऐसे ही कैप्सूल में जो एरिया है वो जो है ए सेपरेट एनक्लोज्ड एरिया इसमें चाहिए, सुटेबली एयर कंडीशनड एंड डी इसमें होना चाहिए, क्योंकि कैप्सूल्स का क्या है, कैप्सूल शेल यूज़ होते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कि अगर जो है ह्यूमिडिटी इसमें अगर ज़्यादा होगी तो कैप्सूल शेल जो है वो जो है ह्यूमिडिफाई हो जाते हैं और उसमें एक लचीलापन आ जाता है और उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वाटर जो उसमें मेंटेन नहीं होगा। और अगर जो है ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी तो कैप्सूल शेल जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, हार्ड होने के बाद वो चटक सकते हैं एक तरह से। तो ये जो ह्यूमिडिफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जो है एसी एयर कंडीशनर वगैरह कैप्सूल एरिया में होंगे। मिनिमम एरिया जो चाहिए इसके लिए 25 स्क्वायर मीटर चाहिए बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए, और 10 स्क्वायर मीटर एंसिलरी एरिया चाहिए इसमें। रिक्वायरमेंट्स वो सेम सब चीज़ें इसमें, जो मिक्सिंग ब्लेंडिंग इक्विपमेंट्स, कैप्सूल फिलिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक मशीन, कैप्सूल काउंटर्स, वेइंग बैलेंस, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus और कैप्सूल पॉलिशिंग इक्विपमेंट्स, ये सब इसमें चाहिए कैप्सूल्स में। इसके बाद हम बात करते हैं जो है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए एरिया 30 स्क्वायर मीटर, और जो है रिक्वायरमेंट्स जो है रोलिंग, स्टेनिंग एंड फोल्डिंग एंड प्रेसिंग मशीन। और देन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में देखेंगे, इसमें जो आई ऑइंटमेंट हैं, आई लोशंस हैं और अदर प्रिपरेशंस हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं ये भी, तो ये इसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आएंगे। तो इसके लिए भी एरिया 25 स्क्वायर मीटर एरिया और बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए, और 10 स्क्वायर मीटर एरिया फॉर एंसिलरी एरिया। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें जो है हॉट एयर ओवन, जैकेटेड केटल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कोलॉइड मिल, जो है ऑइंटमेंट मिल, एसएस मिक्सिंग एंड स्टोरेज टैंक्स, ट्यूब वॉशिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग एंड फिलिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक वाइल वॉशिंग मशीन, वाइल ड्राइंग मशीन, sintered glass funnels, autoclave, liquid filling equipments, laminar flow units, air conditioning and dehumidification arrangement and rubber bung washing machine, ये सारे की सारी चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट इसमें होनी चाहिए आपका इसमें जो है ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में। आगे हम देखेंगे कि पैसरीज एंड सपोजिटरीज़ में वो एरिया मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर, और रिक्वायरमेंट्स जो है ये मिक्सिंग, पोरिंग एंड मोल्डिंग इक्विपमेंट्स, वेइंग डिवाइसेस, ये सारी जो है इसमें होने चाहिए। ऐसे ही इनहेलर्स एंड विटरेली, जिसमें इसमें जो है आपका एरिया 25 स्क्वायर मीटर्स, और रिक्वायरमेंट्स इसमें मिक्सिंग, ग्रेजुएटेड डिलीवरी एंड स्केलिंग इक्विपमेंट्स एंड रीपैकिंग एंड ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए एरिया मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर्स फॉर बेसिक इंस्टॉलेशन। एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए इसमें। और बाद में जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें, जो क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें चाहिए, जो वेइंग मशीन, मेजरिंग एंड फिलिंग इक्विपमेंट्स, और पाउडर डिसइंटीग्रेटर्स, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पाउडर सिफ्टर्स, इलेक्ट्रिक सीलिंग मशीन, एसएस स्कूप्स एंड वेसल्स, ये सब इसमें रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में चाहिए। इसके बाद में जो है पेरेंटल ऑपरेशंस में क्या क्या चाहिए, कि ये पेरेंटल ऑपरेशन में जो है इसमें भी इसको भी कुछ सेपरेट पार्ट्स में या सेपरेट एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पेरेंटल प्रिपरेशंस इन ग्लास कंटेनर्स, कुछ जो है पेरेंटल प्रिपरेशन जो ग्लास कंटेनर्स में होती हैं उनके लिए अलग कंडीशंस हैं। जैसे कि मिनिमम एरिया जो है वो 150 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए, और 100 स्क्वायर मीटर्स फॉर एंसिलरी एरिया इसमें होना चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स में इसको जो है आप देखें कि पेरेंटल के लिए कि डिस्टिलेशन यूनिट, डी आयोनाइज्ड वाटर यूनिट, और थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक्स, ट्रांसफ़र पंप्स, एसएस सर्विस लाइंस फॉर कैरिंग वाटर, ऑटोमेटिक रोटरी एम्प्यूल वायल बॉटल वॉशिंग मशीन, और ऑटोमेटिक क्लोजर्स वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डबल एंडेड स्टरलाइज़र, ये सब की सब इसमें आप देखें ये हर चीज़ में चाहिए इसके रिक्वायरमेंट्स में।
ऐसे ही दूसरा हम देखें कि पेरेंटल प्रिपरेशन इन प्लास्टिक कंटेनर्स बाई फॉर्म फिल सील ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी। तो ये इसके लिए जो है कुछ प्लास्टिक जो पेरेंटल्स हैं जो प्लास्टिक कंटेनर्स में सील होते हैं और पैकेज होते हैं, उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स है। उसके लिए एरिया जो है एक 250 स्क्वायर मीटर होना चाहिए बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए, और इसमें जो है 150 स्क्वायर मीटर का जो एरिया वो एंसेलरी एरिया होना चाहिए। तो यहाँ इसमें हम देखें दूसरा रिक्वायरमेंट्स भी जो है हम जो ऊपर हमने पढ़ी मैक्सिमम वही चीज़ें हैं इसमें भी, और ये सब चीज़ें इसमें होना चाहिए। तो ये हुआ आपका GMP शेड्यूल M। तो इसको आप देख लें, इसमें क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है और इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, तो आप इसको पढ़ लें। धन्यवाद।